हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एचटेट के लिए सीडीपी स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम डेली के 30 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एक पेपर सॉल्व करते हैं। मैंने टीजीटी 2019 से स्टार्ट किया और 2022 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज जो पेपर है वो टीजीटी का लास्ट रहेगा। इसके बाद हम पीआरटी और पीजीटी करेंगे। ये जो पेपर है ये टीजीटी 2023 का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है कि किस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार जो है सोशल और कल्चर फैक्टर पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो ये जो देखो सोशल और कल्चर फैक्टर पर जिसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी वो कौन थे? वाइकोस्की। वाइकोस्की का मानना था कि जो बच्चा होता है वो अपने समाज यानी सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्शन करके सीखता है। देखो इसके जो सिद्धांत का नाम था उसका नाम था सोशल एंड द कल्चर थ्योरी। सोशल एंड कल्चर थ्योरी। देखो इसके सिद्धांत से ही हमें पता चल रहा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत, नाम से ही पता चल रहा है। यानी बच्चा जो है समाज से और संस्कृति से इंटरेक्शन करके सीखता है। जो इसके अपोजिट धारणा थी, यानी कि वाइकोस्की ने तो बताया था, जो हमारे वाइकोस्की थे वो बोलते थे कि पहले तो बच्चा सीखता है, फिर उसका क्या होता है, फिर विकास होता है, यानी फिर डेवलपमेंट होता है। पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसके अपोजिट ही हमारे जीन पियाजे थे, उनका मानना था कि पहले डेवलपमेंट होता है और उसके बाद बच्चा जो है सीखता है। आपको ये दोनों स्टेटमेंट याद रखने हैं, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है इसके अंतर्गत, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में बार बार। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? सोशल एंड कल्चर फैक्टर को किसने इम्पोर्टेंस दी थी? वाइकोस्की। जीन पियाजे की थ्योरी का क्या नाम था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए जो भी शिक्षण सामग्री होती है, यानी कि टीचिंग सपोर्ट मटेरियल होता है, वो कौन सा उपयोगी नहीं होगा। सबसे पहले है ब्रेल सामग्री, यानी ब्रेल मटेरियल, जो कि किसने बनाए थे? लुइस ब्रेल के द्वारा बनाया गया था 1824 के अंतर्गत। ये जो लिपि थी इसके अंतर्गत 6 मेन बिंदु थे। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, ईयर भी और पॉइंट्स भी। कितने पॉइंट्स थे? 6 पॉइंट्स थे। ये तो स्पेशल जो है, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए बनाया गया था, लेकिन हमें इसमें बताना है किसके लिए उपयोगी नहीं है। तो फर्स्ट तो नहीं होगा। दूसरा है बोलती किताबें। तो आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि कुछ ऐसी बुक्स आती है, जैसे हम उस पर उसको प्रेस करेंगे तो वो बोलेगा, यानी कि टच करेंगे तो बोलेगा, तो वो तो बच्चा सुन सकता है, तो ये भी हमारा ठीक नहीं होगा। तीसरा हमारा फिल्म स्ट्रिप्स। जो हमारी फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं उसके अंतर्गत फिल्म क्या होता है? पिक्चर होते हैं, एक देख के होता है। तो ये हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है और इसमें हमें नहीं बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होगी, समझ आ रहा होगा। प्लीज़ आप कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें। थर्ड क्वेश्चन है, वह शिक्षा जो करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों को उनके वातावरण के साथ अंतरक्रिया सुनिश्चित करती है। यानी इसके अंतर्गत पूछा गया है कि उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जिसमें हम करके सीखते, यानी और जो हमारे वातावरण के साथ अंतरक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा। इसके अंतर्गत जो है बच्चा करके सीखता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और पॉइंट्स। हमारे जो स्पेशल एजुकेशन है वो स्पेशल बच्चों के लिए होता है, जो भी हमारे डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए। जो हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है उसके अंदर भी क्या होता है? सब मिलकर पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा होता है, इसके अंतर्गत भी सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है जो डिसेबल बच्चे होते हैं, अपंग बच्चे होते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान दिया जाता है, यानी उनके लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जो लर्निंग बाय डूइंग है वो हमारी कौन सी है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में ही पूछ लिया, इसलिए मैं आपको चारों पॉइंट
इसीलिए ही डिस्कस कराती हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। तो इसके अंतर्गत हमें बताना है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, वंचित बच्चों के लिए भी शिक्षा होती है और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके लिए भी शिक्षा होती है, लेकिन उसमें जो है वंचित बच्चे जो कि डिप्राइव्ड है, जिसके अंदर डिसेबल या फिर अपंग बच्चे आते हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिर्फ वंचित बच्चों के लिए नहीं है। दूसरा है हमारा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो हमारे सामान्य बच्चे होते हैं या फिर जो हमारे डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, सबके लिए समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, ये हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर स्टूडेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल लर्निंग, यानी कि जो हमारी सोशल लर्निंग होती है, जो हमारी समाज से लर्निंग होती है, कौन सी उपयोगी है, हमें बतानी है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सबसे पहले है क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप। बिल्कुल, जब हम फील्ड ट्रिप करेंगे, कहीं कहीं घूमने जाएंगे, तभी हमें सामाजिक का मतलब यानी हमें समाज से हम रूबरू होंगे और वहाँ से हमारी सोशल लर्निंग होगी। दूसरा हमारा भाषण से बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि लेक्चर देने से कोई भी हमारी सोशल लर्निंग नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट से भी नहीं होती है और ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मानसिक उससे भी नहीं होती। तो हमारे तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण से जो है हमारा सामाजिक अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंतर्गत हम वन वर्ड यानी एक वर्ड में जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। सबसे पहले है मिलान परसेंट मैचिंग क्वेश्चन। आप सबको पता होता है कि ABC ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3, हमें ऐसे मैच करना होता है। तो ये हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, हमें नहीं बताना है। दूसरा हमारा विश्लेषणात्मक प्रश्न, एनालिटिकल क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन का हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो वो तो हम डिटेल के अंतर्गत करते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं, उसके अंतर्गत हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हमें उनमें से एक बताना होता है, ठीक है। और ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन या फिर रिक्त स्थान प्रश्न आप सबको पता होगा, जो हमारे फिलिप्स होते हैं वो होते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है। विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर, कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उनके लिए कौन सा उपयोगी नहीं है, हमें बताना है। पहला है त्वरण। अगर आपने मेरे PYQ देखे होंगे एसिलरेशन, पीछे क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, त्वरण होते हैं। उनके लिए कौन सी उपयोगी विधि होती है, त्वरण। यानी ये हमारी किसके लिए होती है, जो कि हमारे प्रतिभाशाली यानी इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। तो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें स्लो लर्नर यानी मंद बुद्धि का बताना था कि कौन सा नहीं है। रेमेडियल टीचिंग या फिर उपचारात्मक शिक्षण में हम उपचार करके शिक्षण करते हैं। अभ्यास कार्य या ड्रिल वर्क में हम बार बार अभ्यास करके चीज़ों को सीखते हैं। सहकारी शिक्षण विधि कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड के अंतर्गत हम एक समूह में या फिर किसी के साथ से सीखते हैं। तो हमारे तीनों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की ज़रूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। यानी इसके अंतर्गत हमें पूछा है, जब एक बहुत ही लंबा चैप्टर होता है और कठिन भी है यानी टफ भी है, तो उसे समझने के लिए हम कौन सी विधि का यूज़ करेंगे। सबसे पहले है विराम विधि। तो इसके लिए हम विराम विधि का ही यूज़ करेंगे, स्पेस मेथड का, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा टफ फिर लंबे पार्ट होते हैं, अगर हम उसको स्पेस दे देकर यानी कि
गैप देकर 5 मिनट 10 मिनट का गैप लेकर अगर दोबारा पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में आराम से बैठ जाता है। लेकिन हम अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा चैप्टर अगर एक साथ पढ़ लेंगे, ना ही वो हमारी समझ आएगा और ना ही कुछ पल्ले पड़ेगा। तो हमारा पहली विधि कौन सी होगी, जिसमें हम एक लंबे पार्ट हो या फिर कठिन पार्ट हो उसको टुकड़ों में समझते, तो वो हमारी होगी विराम विधि। नाम से ही पता चलता है, स्पेस मेथड, विराम लेकर पढ़ना या फिर स्पेस देकर पढ़ना। होल मेथड में तो हम पूरा ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, किशोर अवस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कोड का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत बताना है जो हमारा सामाजिक व्यवहार है वो अडोलसेंस में कौन सा करेक्ट होता है, यानी कि कौन सा बिहेवियर जो सामाजिक व्यवहार हम करते हैं कौन सा करेक्ट होता है। तो आइए, फर्स्ट है हमारा लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व कुशलता बिल्कुल होनी चाहिए। हर किसी में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ये समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है एम्पैथी, यानी प्रानुभूति। प्रानुभूति क्या होता है, जब इंसान दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने में क्षमता होता है, तो ये क्वालिटी भी बिल्कुल होनी चाहिए। तीसरी है इकोसेंट्रिज्म। जो ये इकोसेंट्रिज्म होता है ये अडोलसेंस के अंतर्गत नहीं होता है, ये बच्चों में होता है। इसका मतलब होता है कि जो बच्चा होता है इसके अंतर्गत वो अपने आसपास की दुनिया में खुद को केंद्र यानी खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझता है कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो ये हमारा इकोसेंट्रिज्म होता है, तो ये नहीं होता है, हमें करेक्ट बताना है। तो लास्ट है हमारा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी के बारे में अनुचित या फिर असत्य धारणा बना लेना, तो ये भी हमारी नहीं होती है। तो हमारी हो गई अडोलसेंस के अंतर्गत, यानी क्या हो गया, ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें बताना था कि इसके अंतर्गत जो सामाजिक व्यवहार में कौन सा पैटर्न ठीक होता है किशोर अवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें मोटिवेशनल थ्योरीज दी गई है और उनके फाउंडर दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा ठीक नहीं है। सबसे पहले है इंस्टिंक्ट थ्योरी, एडिक्शन। ये जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है ये एडिक्शन ने नहीं दिया था, ये किसने दिया था, ये दिया था मैकडोगल ने, ये मैकडोगल द्वारा दिया गया था। तो इसके अंतर्गत हमें बताना है कि कौन सा ठीक नहीं है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मैकडोगल, आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। इसके अंतर्गत बताना है, इसमें हमें इंटेलिजेंस टेस्ट दिए गए कि कौन सा नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। हमारे दो तरह के टेस्ट होते हैं, मैंने पीछे की वीडियो में बताया है। एक हमारा होता है वर्बल टेस्ट, एक हमारा होता है नॉन वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट वो होते हैं हमारे जिसके अंतर्गत हम भाषा का यूज़ करते हैं, और नॉन वर्बल टेस्ट जिसमें हम भाषा का यूज़ नहीं करते, जैसे पिक्चर्स का, डिज़ाइन का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसके हमें एग्जांपल याद ही करने होते हैं, ये फैक्ट्स होते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो पहला है कोहलबर्ग डिज़ाइन टेस्ट, बिल्कुल परफॉर्मेंस टेस्ट है। अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, बिल्कुल। जो हमारा फोर्थ होता है स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट होता है, ये हमारा नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक क्रम सिद्धांत नहीं है। इसमें हमें बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है वो नहीं है। फर्स्ट है डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, बिल्कुल ठीक है। जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल का प्रोडक्ट होता है, यानी गुणनफल होता है, बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट तो आप याद कर लो, बहुत बार पूछी जाती है। दूसरा हमारा डेवलपमेंट पैटर्न इज़ प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल। जो हमारा विकास का पैटर्न होता है उसे हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बड़ा होकर क्या बन सकते हैं क्या नहीं, जैसे हमारे पूर्वज करते थे। थर्ड है हमारा डेवलपमेंट फॉलो लीनियर पाथ, विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, ये बिल्कुल गलत है। लीनियर होता है यानी कि सेम गति से होता है विकास, बिल्कुल भी नहीं होता। लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन होते हैं, कभी विकास धीमे होता है, कभी रुक जाता है, कभी स्पीड से होता है।
तो डेवलपमेंट जो है लीनियर पाथ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। इसके अंतर्गत जो है हमें नहीं बताना था, तो हमारा जो डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत हो गया कि डेवलपमेंट लीनियर पाथ को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अंतर्गत हमें बताना है कि गैने के द्वारा कौन सा हाईएस्ट लेवल लर्निंग होता है। तो जो गैने था उसने 8 स्टेप में लर्निंग को डिस्क्राइब किया था, उसने उच्चतम पूछा है। तो जो सबसे उच्चतम होता है, हाईएस्ट लेवल होता है गैने के अनुसार लर्निंग का, वो होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जो 8 स्टेप होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, मैं पिन भी कर दूंगी ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों का सही कूट का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत हमें बताना है कि लर्निंग को कौन कौन से कारक जो है इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोटिवेशन। बिल्कुल, अगर हम मोटिवेट रहेंगे लाइफ के अंदर तभी हम कुछ कर सकते हैं। दूसरा है हमारा अभिक्षमता। बिल्कुल, क्षमता हमारे अंदर बिल्कुल होनी चाहिए, एप्टीट्यूड। थर्ड है रुचि, इंटरेस्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। लास्ट है हमारा अटेंशन, ध्यान भी ज़रूरी है। तो हमारी चारों ही फैक्टर ज़रूरी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एडोलसेंस के अंतर्गत कौन सा सोशल डेवलपमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। जो हमारा माता पिता के साथ संबंध होता है तो वो क्या होता है, वो हमारा पर्सनल होता है, पर्सनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो वो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो हमारा सोशल डेवलपमेंट नहीं होता, वो हमारा व्यक्तित्व यानी खुद का होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो हम अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर एनवायरमेंटल फैक्टर। हमें बताना है कि जो बच्चों का विकास होता है उसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं कौन सा इफ़ेक्ट, कौन सा प्रभाव नहीं डालता। सबसे पहले न्यूट्रिशन बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों के अंतर्गत, शरीर को अच्छा बनाते हैं, कैसे हम खाते कैसे रहते हैं ये बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। दूसरा है मेंटल स्ट्रेस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल, अगर जो औरत प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस लेते हैं उस पर बच्चे का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें बताना है कि कौन सा नहीं पड़ता है। दूसरा है एक्सीडेंट। बिल्कुल, जो दुर्घटनाएं होती है वो भी हमारे बहुत प्रभाव डालती है। फोर्थ हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका जो है ये हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है बच्चों पर असर नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थ्रोनडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है। हमें बताना है कि लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ थ्रोनडाइक के किस लॉ से संबंधित है। तो ये देखो, लॉ ऑफ यूज़ यानी उपयोग का नियम क्या होता है, आप जिस चीज़ को जितना यूज़ में लाओगे उतना बेस्ट होगा, और जिस चीज़ को आप यूज़ में नहीं लाओगे वो उतनी वर्स्ट और इतनी ख़राब होती जाओगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे हम डेली अब CDP कर रहे हैं, हमारे कंसेप्ट कितने बिल्ड हो रहे हैं। तो यानी कि जिस चीज़ को हम दोबारा बार बार करेंगे तो वो हमारे बार बार यूज़ में आएंगे तो वो उतनी ही बेस्ट होती जाती है, उतनी ही अच्छी हो जाती है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो क्या होता है, मतलब उसके लिए हम तैयार है या नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतने हमारे कंसेप्ट या फिर उतना हमारा जो रिजल्ट होता है वो उतना ही बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। इसमें हमें बताना है जो जीन पियाजे की थ्योरी थी, जीन पियाजे की थ्योरी कौन सी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उसमें जो हमारी 3rd स्टेज थी कौन सी थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। देखो नाम से ही हम पहले देख लेते हैं, मूर्त
मूर्त क्या होता है, जो चीज़ें आगे दिखाई देती है। ठीक है, तो हमें बताना है जो पियाजे की थर्ड स्टेज है किससे संबंधित नहीं है। सबसे पहले पलटाव की क्षमता, बिल्कुल जो बच्चा होता है पलटाव की क्षमता यानी रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 10 में से 6 गए 4, ये हमारा हो गया, यानी बच्चा समझ लेता है। अगर बच्चा ये भी समझ ले कि 4 और 6 भी 10 होते हैं तो ये हमारा हो गया पलटाव का नियम। तो ये बिल्कुल थर्ड स्टेज से संबंधित है। सेकंड है सीरियलाइजेशन, बिल्कुल हम क्रम में या फिर क्रमबद्धता बच्चा करने लग जाता है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 5 ऐसे लगाने लग जाता है। थर्ड है हमारा एनिमिज्म। एनिमिज्म यानी जीववाद। जीववाद क्या होता है, जो निर्जीव चीज़ों को बच्चा जब जीवित समझने लगता है। तो ये जो बच्चे की है ये सेकंड स्टेज के अंतर्गत समझता है बच्चा, ये हमारी थर्ड स्टेज के अंतर्गत नहीं आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। इसमें हमें बताना था कि कौन सी संबंधित नहीं है, आपको नहीं बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा। विच टीचिंग मैक्सिम इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। हमें बताना है कि डिसेबल चिल्ड्रन के लिए कौन सा परफेक्ट नहीं होगा टीचिंग लर्निंग मेथड। तो सबसे पहले है सरल से जटिल, बिल्कुल ठीक है। पहले हम बच्चों को आसान चीज़ें फिर उसके बाद जो है मुश्किल चीज़ें सिखाते हैं। अमूर्त से मूर्त, अभी मैंने बताया था। अमूर्त क्या होता है, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। मूर्त क्या होता है, जो सामने दिखाई देती है। अगर बच्चा पहले ही डिसेबल है, निर्योग्य बच्चा है, तो वो कैसे सीख पाएगा जो चीज़ें उसे दिखाई नहीं दे रही। पहले ही टफ से नहीं सीख सकता, हमेशा मूर्त से अमूर्त की तरफ जो है बच्चा सीखता है। तो हमें नहीं बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरलिटी से संबंधित नहीं है। आप सबको पता ही होगा, मैंने जो PYQ करवाए हैं उसके अंतर्गत मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था इस क्वेश्चन को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो कोलबर्ग की थ्योरी थी उसमें जो है कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेज दिए थे। ये जो हमारा लेवल ऑफ कन्वेंशनल मॉरलिटी है ये जो है सेकंड लेवल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 2 मेन बातों पर ध्यान दिया गया है। एक है जो बच्चा होता है वो फैमिली और सोसाइटी के सामने अच्छा बना रहता है। क्या रहता है, अच्छा बना रहता है, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उसके अच्छे रहते हैं। और दूसरी होती है जो सोशल सिस्टम होता है, जो यानी सामाजिक सिस्टम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर यानी जैसी सोसाइटी में वैसा अच्छा यानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है इसकी फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत है। दूसरा है गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, मैंने अभी बताया आपको, जो फैमिली बच्चा होता है वो फैमिली और सोसाइटी के सामने अच्छा बने रहने की कोशिश करता है। तो बी बिल्कुल हो जाएगा। हमें बताना नहीं है, तो हमारा एक तो ए नहीं है। तीसरा हमारा मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया कि जैसा सोसाइटी में चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर जो भी है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है बिहेव करता है। फोर्थ हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है 5th स्टेज के अंतर्गत आता है। तो हमारा हो गया जो नहीं है ए एंड डी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आप रिपीट करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है, यानी कि वो लॉ बताना है जो लॉ ऑफ हेरिडिटी से संबंधित नहीं है। तो हेरिडिटी के अंतर्गत कौन कौन से लॉ थे, सबसे पहला था लॉ ऑफ सिमिलरिटी, बिल्कुल इसमें जो बच्चा होता है वो माँ बाप के बिल्कुल समान होता है। लॉ ऑफ वेरिएशन यानी भिन्नता का नियम, भिन्नता के नियम के अंतर्गत होता है बच्चा माँ बाप के बिल्कुल समान नहीं होता लेकिन उसके अंतर्गत कुछ कुछ भिन्नताएं होती है। लॉ ऑफ रिग्रेशन, बिल्कुल लॉ ऑफ रिग्रेशन के अंतर्गत होता है बच्चा जो है माता पिता के बिल्कुल विपरीत होता है, विपरीत गुण होते हैं उसके। जो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जैसे किसी के मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बच्चा बिल्कुल नालायक होता है, लॉ ऑफ रिग्रेशन होता है वो हमारा प्रतिगमन का नियम। अगला हमारा प्रगति का नियम,
ये हेरिडिटी से संबंधित नहीं है, तो हम इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? हमें बताना है कि कौन सा कारक है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित नहीं करता। आप देखना, ये मैंने PYQ में करवाया हुआ है, यानी कि HTET में जो CDP होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होती है। अगर आप PGT TCT PRT के लिए कर लेते हो तो आपके 29-28 मार्क्स बिल्कुल बन जाएंगे। तो इसमें हमें बताना है, चलो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि कौन सा प्रभावित नहीं करता है। सबसे पहले शिक्षक का शारीरिक रूप, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर, ये बिल्कुल भी बच्चों की पढ़ाई है, जो टीचिंग लर्निंग होता है उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा कि जो टीचर होता है वो दिखने में कैसा है, मोटा है, पतला है, गोरा है, कैसा है, तो ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे का मेंटल हेल्थ कैसा, टीचर का मेंटल हेल्थ कैसा बिल्कुल प्रभाव करेगा। टीचर्स को नॉलेज है या नहीं है उसके विषय वस्तु यानी उस सब्जेक्ट की, बिल्कुल प्रभावित करेगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो टीचर्स के अंतर्गत बहुत ही होनी चाहिए, तभी वो बच्चों से इंटरेक्ट कर सकता है, उनकी परेशानी सुन सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर अवस्था है। अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, अडोलसेंट पीरियड इज। तो इसमें हमें पियाजे का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बतानी है। तो पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो 2 ही स्टेज पे थी, एक थी ऑटोनोमस और एक थी हेट्रोमोनस। जो ऑटोनोमस थी उसके अंतर्गत जो बच्चा होता है वो सोचता है कि जो सोसाइटी है वो उससे चलती है, यानी रूल्स बदल सकते हैं, मेरे हिसाब से चलेगा सब कुछ। और हेट्रोमोनस होता है कि बच्चा समझता है कि सोसाइटी में रूल बिल्कुल फिक्स है, जो समाज बोलेगा हम मुझे वही करना पड़ेगा। तो ये 2 तरह की होती थी। तो इसमें हमें बताना है कि जो पियाजे की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट थी वो अडोलसेंट पीरियड क्या था। तो अडोलसेंट पीरियड कौन सा होता है, किशोरावस्था क्या होती है, जब बच्चा क्या सोचता है, खुद की सोचता है कि मैं हूँ, मतलब सब कुछ मेरे हिसाब से हो, मेरे रूल्स चले, तो वो कौन सी स्टेज हो जाएगी? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, स्वायत्त नैतिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हमें बताना है कि कौन सी, एक सेकेंड गाइस, हमें बताना है कि कौन सी इंडिविजुअल डिफरेंस में करेक्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं, जो हमारी व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं कौन सा कथन सही नहीं है। कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होते, किसी में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई ही जाती है। दूसरी है, व्यक्तित्व भिन्नताएं विशेषताओं के संबंध में विचलन है, बिल्कुल ठीक है, हर किसी की अलग अलग विशेषताएं होती है। थर्ड है हमारा, इसमें हमें बताना नहीं है। थर्ड है, व्यक्तित्व भिन्नताएं अपनी समग्रता में व्यक्तियों को अलग करती है, बिल्कुल ठीक है, हर किसी की पर्सनैलिटी किसी यूनिक यानी कि हर किसी की पर्सनैलिटी किसी को अपने आप से मतलब थोड़ी सी भिन्नता यानी कि अलग करती है। नेक्स्ट हमारा, इंडिविजुअल डिफरेंस आर द सोल रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी, बिल्कुल गलत है। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वे केवल आनुवांशिक नहीं होती है, इसका जो है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का भी बहुत प्रभाव होता है। जैसा हमारा पर्यावरण होता है वैसी हमारी सोच और वैसा ही हमारा विकास होता जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसके अंतर्गत हमें नहीं बताना था। नेक्स्ट है, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है। इस क्वेश्चन का प्रिंट थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि सीखना जो अटेंशन से होता है, रिफ्लेक्शन से होता है यानी ध्यान से होता है, चिंतन से होता है, थिंकिंग यानी सोच से होता है, वो किस प्रकार का सीखना होता है, क्या कहलाता है? तो वो हमारा होता है कॉग्निटिव लर्निंग होती है, वो हमारी क्या होती है? संज्ञानात्मक सीखना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, हमें बताने की कौन सी नहीं है। सबसे पहले मोटिवेशन, बिल्कुल ठीक है, मोटिवेशन होना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है, वो हमारे लर्निंग प्रोसेस को बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है इंडिविजुअल अप्रोच, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल अप्रोच होती है, बिल्कुल ठीक है। पैसिव अटेंडेंस नहीं होगा, इसमें हमें नहीं बताना था। निष्कर्षीय उस उपस्थिति, किसी चीज़ में आप उपस्थिति नहीं हो, एक्टिव ही नहीं हो, तो वहाँ पे आप लर्निंग कैसे कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको CDP करवा रही हूँ, कुछ बच्चे बोर हो रहे होंगे, किसी को मज़ा आ रहा होगा। जो बच्चे बोर हो रहे हैं उसको मतलब एक्टिव ही नहीं है, तो उसकी तो लर्निंग हो ही नहीं सकती। कुछ कंसेप्ट उसके मिस हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। इसलिए PYQ करते हुए हमें बहुत ही क्या होनी चाहिए, हमारी एक्टिव अटेंडेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है। द ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं सतत का मीनिंग क्या होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, ठीक है। व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि हर पहलू को, मतलब यानी बिल्कुल डिटेल बारीकी से। तो कौन सा सही अर्थ है हमें वो बताना है। सबसे पहले लगातार परीक्षाएं लेना, देखो किसी भी चीज़ की हम लगातार परीक्षाएं नहीं ले सकते, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लगातार परीक्षाएं लेना बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी एवेल्यूएशन नहीं होता। दूसरा, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना। हाँ जी, कुछ टाइम के बाद आप टेस्ट ले सकते हो, जैसे वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली होते हैं। तो हमारा जो है सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया। दूसरा, सॉरी इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमारा A गलत हो जाएगा, इसमें हमें सही बताना, B ठीक है। थर्ड है हमारा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना, बिल्कुल। स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक, हमें दोनों एस्पेक्ट को लेकर चलना होता है। तीसरा है केवल शैक्षिक उपलब्धि मापना, नहीं, जहाँ पर भी केवल वर्ड होता है वो तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर दीजिए। CDP के अंतर्गत केवल या फिर ओनली बिल्कुल नेगेटिव सेंस देते हैं, नेगेटिव होता है वो, तो इसमें हमें ट्रू बताना था। तो हमारे B और C जिस ऑप्शन में होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए, एक मिनट गाइस दिखाई नहीं दे रहा, जो बच्चों के लिए, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ए लर्निंग डिफ़िकल्टी डैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ए चाइल्ड टू डिस्टिंग्विश लेटर एंड वर्ड, यानी कि एक ऐसा अधिगम जिसके अंतर्गत बच्चे जो है वर्ण और शब्द, ये यहाँ पे वर्ण था, वर्ण, एक मिनट गाइस, एक ऐसा अधिगम जो बच्चों के लिए वर्ण और शब्दों को, शब्द में अंतर की समस्या का उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है। जो वर्ण और शब्द यानी M और W में भी अंतर नहीं कर पाता वो हमारी डिसलेक्सिया होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं दोबारा बोल देती हूँ क्योंकि इसका प्रिंट थोड़ा सा नहीं है। हिंदी के अंतर्गत है, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्ण और शब्द अंतर करने में समस्या उत्पन्न करता है, यानी जो कि वर्ण और शब्द के अंतर्गत बोलने में समस्या उत्पन्न करता है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी डिसलेक्सिया। तो नेक्स्ट है, विच 3 एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस आर एम्फसाइज्ड इन द ट्रायड थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग, यानी स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत था बुद्धि के, उसके 3 पहलू कौन कौन से थे। तो कौन कौन से थे, घटकीय थे, यानी कि कॉम्पोनेंशियल, एक्सपेरिएंशियल, ऑपरेशनल नहीं था जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत था, और D यानी कि A B T हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। इन पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी which factor does not positively affect the conditioning between the natural and artificial stimuli। इसमें हमें बताना है कि जो पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी थी उसमें कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। सबसे पहला है अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ स्टिमुली रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। स्टिमुली क्या थी उसकी, बेल,
यानी कि उसने एक टाइमिंग फिक्स कर रखी थी, बिल्कुल ठीक है। रिपीटिशन ऑफ स्टिमुली, हाँ जी, उसने बार बार रिपीट करके ही अपना एक्सपेरिमेंट पूरा किया था। तीसरा है कंट्रोल इन्वायरमेंट, बिल्कुल इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया गया था। लास्ट है हमारा लैक ऑफ मोटिव, प्रेरक की कमी, ये बिल्कुल भी पावलोव थ्योरी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें नहीं बताया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइज़।